जमशेदपुर शहर में हर हर महादेव सेवा संघ के द्वारा सावन के अंतिम सोमवारी पर भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भोजपुरी की मशहूर गायिका कल्पना पटवारी शामिल हुई और अपने भक्तिमय भजनों से सभी श्रोताओं को खूब झुमाया। आइए उनसे इस खास मुलाकात की कुछ अनकही बातें जानते हैं। दुख सितम ना सताई, भोला ताकते है त सूखल गाछ हरियार हो जाई। भगतन के अपना भोला रक्षा करेल हरदम, जेकर श्रद्धा होई साचू है शिव जी के पाई। ओम से व्योम बनल सत्य बनल शिव शंकर से, ओम से व्योम बनल सत्य बनल शिव शंकर से। सारा दुखवा दूर हो जाला बोलबम के मंत्र से। यही से तक कहत हई कि जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। थैंक यू। फ्रेम से मैं यहाँ बैठी हूँ, बिहार की नहीं मतलब पूरे भारत में इसकी चर्चित जो गायिका है कल्पना पटवारी जी के साथ। आइए मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ और उनसे कुछ जानते हैं अनकही सी बातें। मेरा पहला सवाल तो आपसे है कि आप हैं असम की, भोजपुरी में रुझान कैसे हुआ, असम से भोजपुरी तक का सफ़र जो है उसके बारे में। असम से जब मैं मुंबई के लिए निकली तो सपना लेके निकली कि राष्ट्रीय स्तर पे कुछ करना है। असम में तब तक मैं गा चुकी थी फिल्म, मतलब वहाँ भी मुझे सफलता मिला हुआ है था, मतलब असम की जो एक इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन ऐसा लगा नहीं और आगे जाना, और वो सपना था तो मैं निकली मुंबई के लिए। वहाँ जाने के बाद तो ज़ीरो से आपको वापस स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको तो कोई जानता नहीं है। तो कोरस गाए, जहाँ जो मिला वो गाए, और पंजाबी, इंग्लिश, राजस्थानी, अलग अलग भाषा में गाए। और एक तरह से एक बहुत बड़ा दुनिया मेरे सामने आया कि अलग अलग भाषा में आप अगर उसको ग्रिप कर पा रहे हो तो अपने लिए एक चैलेंज होता है कि इस भाषा को मैं शुद्ध रूप में, मतलब जो गीत में लिखा हुआ है उस उच्चारण के साथ मैं अगर गा पा रही हूँ तो ये भी एक स्किल है। तो उस तरह से मैं गाती गई और अचानक फिर भोजपुरी मेरे सामने आया। और डिफरेंस यही है, वो भोजपुरी लोगों ने एक्सेप्ट किया, लोगों ने हिट, जिसको सब कहा जाएगा हिट किया, ए गणेश के पापा। तो मैं आज इस बात को एक लाइन में ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने भोजपुरी को नहीं चुना, भोजपुरी ने कल्पना को चुना, और कल्पना ने उसको नमन करते हुए एक्सेप्ट किया। और जो भोजपुरिया द्वार है उसके अंदर से मैं उस भोजपुरी सांस्कृतिक आंगन तक में पहुँची, हर द्वार तक पहुँची। तो मैं समझती हूँ भोजपुरी ने खुद ये तय किया कि अगला कुछ कार्य आपको करना है, ऊपर वाला ने चुना होगा, और उस कार्य को लेके मैं समर्पित हूँ। भोजपुरी सीखने में आपको कितना समय लगा, या आप पहले से सीखी या बोलती थी? ना, भोजपुरी से हम अभी तो हम भोजपुरी में बात भी कर सके नहीं, बहुत व्याकरणिक ढंग से अगर मतलब गलती हो जाए थोड़ा दिक्कत होखेला। दिक्कत यही खातिर होखेला क्योंकि अब बोले के प्रैक्टिस नहीं है ना। तो घर में हम हस्बैंड वाइफ दोनों असमिया में बात करेंगे, और आज के बेटा लोग तो हम कोशिश करता नहीं कि अपना मातृभाषा असमिया भी थोड़ा लिख पढ़ ले। हम 3-4 साल असम में भी अभी गई नहीं, अपना भाषा समझाए खातिर, लिखाए खातिर। घर में भोजपुरिया बोले के माहौल नहीं खे, लेकिन 20 साल से लगातार गावे के बाद हमरा ये तो समझ में आवेला अब कि कौन का बोलता रहा है। बहुत 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 खूबसूरत भाषा, इतना प्यार और मिठास भाई, बहुत प्यारा भाषा, बहुत प्यारा भाषा है। मतलब इससे प्यारा भाषा नहीं लगता कि कोई होगा। एकदम हर किसी को अपना भाषा प्यारा लगता होगा, लेकिन मैं कम से कम ये बोल सकती हूँ, मैं असमिया हूँ, मेरी मातृभाषा असमिया है। ऑफ कोर्स वो एक तरह से जैसे होता है ना, यशोदा और देवकी जैसी बात है। और पाला पोसा तो भोजपुरी में मुझे है, और बहुत खूबसूरत स्वीट लैंग्वेज है। और वही दुख होता है कि इस बोली को ये मोहताज नहीं है, परिचय की मोहताज नहीं है। भोजपुरी अगर भाषा की प्राप्ति नहीं होती है ना संवैधानिक रूप से, फिर भी ये परिचय की कोनो मोहताज नहीं है ये भोजपुरी भाषा। पूरे वर्ल्ड में
14-15 राष्ट्रों में बोला जाता है। लेकिन फिर भी अपने ही देश में अगर असमिया भाषा को, अगर बोडो भाषा को संवैधानिक मान्यता मिली है, मैथिली भाषा को मिली है, तो भोजपुरी को क्यों नहीं मिलेगी? ये मलाल है। और हम लोग भी कला फिल्म जो है, जैसे आसाम में भवेंद्र नाथ सैकिया, या फिर पूरे अगर बंगाल की बात करें सत्यजीत रे, जो कला फिल्म होती है उस तरह की फिल्म हमारे भोजपुरी में भी आए। और मैं समझती हूँ कि भाषा की यहाँ पे ये दिक्कत है कि हम लोगों को, हम जितना भी अच्छा काम करें, हमको नेशनल अवार्ड तक हम लोग नहीं जा पाएंगे। बहुत सारी इसमें दिक्कत आएगी क्योंकि अलग अलग प्रोफाइल्स में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। तो भाषा की प्राप्ति हो और सब लोग, जनता को मैं बात कर रही हूँ, जनता, वो जनता जो पूर्वांचली जनता जो किसानियत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, से लेके IAS ऑफिसर्स तक, एक जैसे फ्लैग होता है ना हमारे नेशनल फ्लैग, उस एक फ्लैग के नीचे सब कोई है, उसमें ये भेदभाव नहीं है कभी। जब जन गण मन गाया जाएगा तो सिहरन अंदर एक मजदूर को जो होगा, एक किसान को जो होगा, वो एक मंत्री को भी वही जो अनुभूति होगा, एक अनुभूति है वो। तो वो एक अनुभूति को लेके आप सामने सबको आना चाहिए और रास्ते में उतर जाना चाहिए। जैसे राहुल गांधी जी अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उस तरह से मिशन भोजपुरी भाषा रास्ते में आना चाहिए। आप अगर उम्मीद कर रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल राजनेता ये करेगा, नहीं करेगा। ये हमें खुद कोशिश करनी चाहिए। हम लोगों को अभी रास्ते पे आना चाहिए, आंदोलन की तरह उसको लेके आगे आना होगा, और एग्रेसिवली, एग्रेशन के साथ, कि मिला तो मिला, नहीं मिला तो चलो ठीक है, ऐसा नहीं, हमें लेके ही रहना है। एग्रेशन मतलब वो चाहिए, मतलब हमारा हक है, हम लेके ही एकदम, क्योंकि हम ये काम अपने लिए नहीं कर रहे। हम लोग का जीवन निकल जाएगा, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनको वो सुविधा, वो हक मिले उनको। आपकी जो शुरुआत हुई सिंगिंग की, सबसे पहला गाना किससे आपने शुरू किया? मुझे बहुत लगातार याद नहीं है, लेकिन मेरे पिता खुद लोक गायक हैं आसाम के, और उनके मंच पे मुझे छोटे स्टूल पे खड़े कर देते थे। अच्छा। और मैं उनके मंच पे गाती थी कामरूपी लोकगीत। कामरूप कामाख्या जो है, जो कामरूप जिला है, कामरूपी लोक गायन है। मैं पिता ने मुझे पहले जो सिखाया, देह तत्व, जो देह विचार के गीत बोलते हैं आसाम में, इधर क्या बोलेंगे, निर्गुण तत्व जैसा होता है। जैसे कि ओरे मन मातिर देहा आभव नदी नौका बेहा, नौका जाए घुरी घुरी गुरी बथा नाई, आही बजे हावा बाता मेघे घेरी आई से आका, नौका डूबे जाए बेला बेसी नाई, नौका जाए घुरी घुरी गुरी बथा नाई। एक साज होता है, दोतरा, टंगड़ा डंगड़ा 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 डंग, ऐसे बजता है। मेरे पास पिताजी बजाते थे और मुझे बिठाते थे, मैं गाती थी। मेरे पास वो चॉइस नहीं था कि मुझे खेलना है, कूदना है। मेरे पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे इस मामले में, संगीत के मामले में। मुझे तो इसीलिए आप इतनी चर्चित सिंगर बन भी पाए। हाँ, कम श्रेय पूरा पिताजी को जाता है। अगर माता पिता ना रहे तो बच्चे वो मुकाम नहीं हासिल कर पाएंगे। और बहुत सारी ऐसी बातें, देखिए आपने बोला शुरू में अनकही बातें, बहुत सारी ऐसी बातें होती है, कहाँ खत्म होगा बातें। लेकिन अब घर में हम 4 बेटियां और मैं बड़ी, और समाज का ऐसा भी होता था, जब इलेक्ट्रिसिटी चला जाता था तो मेरे घर पे पत्थर गिरते, क्योंकि कोई लड़का नहीं था, बेटा नहीं था कि आवाज़ दे के निकल जाए कि किसने किया है। तो आस पड़ोस के लोग मतलब मज़ा लेते थे। तो वो जो पिता की आंखों में ना, मैंने तब वो एक आस, एक उम्मीद देखा था मैंने, और मुझे यह लगने लगा था कि मैं सिर्फ बेटी नहीं हो सकती। और तो इसलिए शायद मेरे वो व्यक्तित्व में कहीं कहीं वो आता है। कभी कभी बहुत मैं ये चीज आपके गानों पे भी झलकता है। जी, वो मैं कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हूँ, और ये, लेकिन वो एक क्या बोलेंगे उसको, एक शोभ जैसे एक है अंदर, और बहुत कुछ जैसे बोलना है, कभी कभी लगता है। और भोजपुरी में भी वो तो ख़त्म नहीं होगा ना, वो जो आपको विचारधारा दिया गया या मिला, भूपेन हजारिका जी से भी वही मिला। तो वो लिखे कि जो माओवाद है वो हमेशा कुछ अलग सोचे, उनकी तरफ से भी सोचते थे। हम बोलेंगे अरे ये टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट ग्रुप है, ये गोली ये कर रहे हैं। वो क्या करते थे भूपेन हजारिका जी की सोच की को देखिए, वो लिखते थे कि ये किसकी सदा है,
गूंज रही है, वादी की सीमा पे पहाड़ के यार से दर्द आज गहरा है, गूंज रहा है, ये किसकी सदा है। मतलब वो माओवाद या उल्फाबाद की तरफ बच्चे क्यों जा रहे हैं? उसको क्या हक, उसको दिल में क्या जलन है, अगन है, क्या उसके बारे में सोचा है? किसी ने अगर बंदूक उठाया, क्यों उठाना पड़ा? शायद उसको जो अधिकार चाहिए वो मिला नहीं है, अब वो छीनने की प्रयास कर रहा है। पीछे के रीजन में कोई जाना नहीं चाहता है। हाँ, तो भूपेन हजारिका जी को अगर आप खासकर असमिया गीत सब अगर सुनेंगे ना, आपको आपका खून खोलेगा। तो ये म्यूजिकल ट्रेनिंग रहा मेरा म्यूजिकल ट्रेनिंग। आप लोग भोजपुरी में जब आई, मैं मनोरंजन के गीत गाई, गणेश के पापा, जगन्नाथ, भोलेनाथ, सनातनी संस्कृति, या फिर गवनवा ले जा राजा जी से लेके मैं तमाम गीत गाए, एगो चुम्मा ले ले राजा जी और गमछा बिछाए के तक। लेकिन कहीं ना कहीं वो कल्पना जो आसाम में ये चिंतन के साथ पली बढ़ी, तो कभी तो वो दहकेगा ना, जलेगा अंदर कि ये जो मैं गा रही हूँ, ऊपर का तो ये पहनावा है कि आज ये साड़ी पहन लिया, कल श्रृंगार कर लिया, ये भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर मैं भिखारी ठाकुर जी के तक शायद इसलिए पहुंची कि भूपेन हजारिका ने आवाज दिया अंदर कि इसमें खोजो, यहाँ कहाँ है वो, कौन है। और भिखारी ठाकुर जी को रचना को जब मैंने, और लालू यादव जी को मैं बार बार नमन करती हूँ। भिखारी ठाकुर रचनावली जो पुस्तक है, पूरे कलेक्शन को करके दस्तावेज एक बना के उन्होंने रखा। ये लेकिन उधार, आप इसको पॉलिटिकली नहीं सोचना चाहिए। एक पूर्वांचलीय इंसान, अलग अलग पॉलिटिक्स आपका आइडेंटिटी नहीं हो सकता है ना। उन्होंने ये लेकिन किया, और भिखारी ठाकुर की रचनावली को एक दस्तावेज में तब्दील किया। आगे की जनरेशन, मुझे कैसे मिला? अगर वो उनका अगर ये पुस्तक नहीं होता, मैं भी नहीं गा पाती थी। तो यही होता है, किसी ने कुछ किया, कहाँ जाके वो इम्पैक्ट करेगा आप बोल नहीं सकते। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, काम करेंगे, हो सकता है सेकंड थर्ड जनरेशन में कोई और निकलेगा। तो इंटरनेट में कुछ नहीं था 2008-9 के करीब, गूगल में भिखारी ठाकुर नाम कुछ नहीं था। फिर मुझे लगा कि इसको भरना होगा कर करके। और परवेज जी है, मैं तो क्रिएटिव पार्ट को करती हूँ, परवेज जी भी समर्पित उतना ही है भोजपुरी को लेकर। क्योंकि हम लोग जब दोनों गए थे ना मुंबई में, मतलब परवेज जी को भी शुरू से जीरो से स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि फाइनेंस की बात है। मुंबई में एक घर का रेंट देना आसान नहीं था। तो परवेज जी भी बेचारे वो भी जीरो तक गए। मतलब आसाम में जिस एक ए पे था, उनका मार्केटिंग में थे, वो भी गए। और हम दोनों ने भोजपुरी को अपना सब कुछ, अभी मैं सब समझती हूँ। हमारा अपने बच्चों को भी मैं यही सिखाती हूँ कि मतलब कोई अगर तुमको कुछ बोलता है कि अभी कहाँ रहते हो, पटना रहते हो, बिहार, अगर कोई मजाक हो रहा है तो उनको ये जवाब देना, हाँ यही बिहार से बहुत, ऐसा तो बहुत बड़ा परिचय है। लेकिन जो IAS लॉबी है ऑल ओवर इंडिया रूल करते हुए 1851 स्टूडेंट बिहार से IAS निकाला है। तो फिर तो मैं बोलती हूँ कि ये परिचय बोलना, अगर कोई तुमको मजाक हो रहा है, बहुत लोग होते हैं, कल्पना कहाँ भोजपुरी में फंस गई हो, भोजपुरी क्यों गाना है तुमको, बॉलीवुड में होना चाहिए। बॉम्बे में भी मुझे बोला बिहार से IAS निकलते होते कहीं से नहीं। हाँ, बस अब ये बात बोलना है उन तमाम IAS, रिस्पेक्टफुल्ली मैं बोलना चाहूँगी, बहुत मेहनत करके आप लोगों ने IAS निकाला है। अब अपना व्यक्तिगत स्तर पे आपका फाइनेंशियल सिचुएशन को, अपने माँ बाप के सपना को साकार किया है। अब वहाँ पहुँचने के बाद अगर पूर्वांचल से है तो भोजपुरी के प्रति उन IAS ऑफिसर्स का दायित्व है, उसको नहीं भूलना है। आपको वो पावर अब मिला ना, अब उस पावर को लेके आप कहाँ इम्पैक्ट करेंगे, भोजपुरी भाषा को, बोली को भाषा की दर्जा देने में आप लोगों का भी जिम्मेदारी। मेरा एक सवाल और है, आप एक महिला जो इतने बड़े पैमाने पर सिंगर है, मुझे बहुत गर्व होता है, मुझे खुद पे भी होता है। मैं भी एकदम लेकिन आज के ज़माने में महिलाएं चांद तक पहुँच गई है, लेकिन आज भी ना वो सुरक्षित है, ना वो घर की चार दीवारी के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। भले वो फाइनेंशियली कितनी भी अच्छी हो जाए, फिर भी वो मतलब वो सुरक्षित नहीं है। उनके बारे में उनका बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो वो बोल भी नहीं पाती है, और अंदर ही अंदर झेलती है, और अंत में आकर वो सुसाइड कर देती है। उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ये अगर है कथन में नहीं रहे कि महिषासुर मर्दिनी
दुर्गा, काली, ये जो रूपों को बखाना जाता है। देखिए, महिलाएं जो एक जननी होती है जी। वो एक नया जीवन को पैदा करती है, लेकिन वो अपने अंदर की जो ताकत है उसको भूल जाती है। नहीं भूलना है, वही मैं बोल रही हूँ। तो अगर सिंपली बोलूँ, मतलब वाजिक स्तर पे जो पहली बात है वो शिक्षा है, मतलब जो प्रैक्टिकली इम्पैक्ट करेगा। तो हर महिला को शिक्षित बनना है, अपने बेटी को पढ़ाना है, विजडम देना है, शिक्षित करना है। मेरी माँ बहुत पढ़ने में ये थी, मतलब उस समय मैं आसाम से दूर, गुवाहाटी से दूर बरपेटा जिला की वो थी, और उनको पढ़ने के लिए फीस देने के लिए आगे का पैसा नहीं था, अपने स्कॉलरशिप से पैसा दे दे के वो पढ़ी। तो मेरी माँ ने मुझे हमेशा जन्मदिन पे, मेरी माँ ने, अभी भी मुझे याद है, हर जन्मदिन में वो मुझे एक कलम गिफ्ट करती। तो मुझे बहुत तब लगता था, अरे एक लिपस्टिक मिलता या कुछ और मिलता, मतलब कलम हर जन्मदिन में आप मुझे कलम देती हो, मतलब उसका समझ नहीं आया था मुझे। बाद में आज जब मैं वापस देखती हूँ, आज मुझे वो सांकेतिक रूप से समझ में आता है कि कलम माँ का हाथ में देना, वो समझ चुकी थी, वो अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके आगे बढ़ी है। और मेरे माता पिता, हालांकि ये व्यक्तिगत बात है, मेरे माता पिता को तो मैं नमन करूंगी, हर कोई करेगा, लेकिन मेरे माता पिता के पर्सनल लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े बचपन में मैंने बहुत देखा है। तो शायद वो आवाज़ इसलिए थी कि वो शिक्षित थी, अपने हक के लिए वो बात करती थी। और वो माँ का दिया हुआ कलम, या मुझे उन्होंने ये सिखाया था कि शादी तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, शादी करना है लेकिन अपने पैर के ऊपर खड़ा रहना है। तुमको कुछ अगर चाहिए लाइफ में फाइनेंशियली, अपने पति के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़े। हम चारों बेटियों को उन्होंने ये शिक्षा दिया है। और हर औरत को, हर बेटी को मैं यही बोलूँगी कि ये शिक्षा बहुत, अपने आप को शिक्षित करे। और आज परिवर्तित भी हुआ है हर कोई। इस बार भी ISEA में तो टॉप में ऑल गर्ल्स थी, और ये बहुत अच्छी बात है। और ये परिवर्तन तो आया है, और लेकिन गांव देहात में अंदर तक जब परिवर्तन आएगा तब सही मायनों में मानेंगे कि वहाँ पे अभी भी परिवर्तन नहीं है। तो अभी गीतों में ये बात को लाना पड़ेगा। मैंने कुछ चीज़ नज़दीक से देखा है, मैं चूँकि आरा की हूँ, मैं गई हूँ, मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नज़दीक से। शिक्षा की आप बात कर रही है, यहाँ पे रिसेंटली एक ब्रिटिश एवं में 7 लाख का पैकेज, फिर भी उस लड़की को सुसाइड करना पड़ा। तो ये नहीं करना, किताबी ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल। अच्छा, सुसाइड हुआ है कि मर्डर करके सुसाइड का नाम दिया है, वो अलग बात हो जाएगी, लेकिन ये भी होता है, वो अलग टॉपिक है। बट लड़कियों को अपने अपने लड़ाई खुद लड़ना है। और ये तो है, जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये समाज में है, और भारत माता का जय बोलने से वो सॉल्व नहीं होगा। शिक्षा चाहिए लड़कियों को, अपना लड़ाई खुद लड़े। ये मेरा एक और अंतिम सवाल है कि जेंट्स जो है कितना भी आगे बढ़ जाए, वो दूसरी महिलाओं की तारीफ करेंगे, यार आप इतने अच्छे पोस्ट पे है, लेकिन अपने घर की महिलाओं को आगे नहीं आने देना। क्यों चाहिए आपको उनकी तारीफ? मैं तो ये बोलूंगी, तुमको उनकी तारीफ नहीं, वो उनको आगे नहीं आने देना चाहते, तो शादी करना नहीं है। फिर अब ये सब बात जाएगा ना तो जेंट्स यहाँ बैठे उनको बुरा लगेगा। लेकिन आज की लड़की जो है ना, आज जो बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं अपने घर में भी देखी हूँ, वो शादी को ऑप्ट बहुत लोग नहीं करना चाहते। तो उसको बुरे तरह से नहीं लिया जाए। पहले हमने जोर दिया, मेरी बहन एक है, तो एक तीनों में से एक बहन, उसको नहीं करना है, तो मैंने पहले प्रेशर किया, समझाया बहुत कुछ। जब वो दृढ़ निश्चित ये है, अब वो इंटरनेशनल बहुत बड़े कंपनी में वो खुश है, अपने में वो भी गाती है और अपने लाइफ में वो खुश है। तो उस चिंतन को भी रिस्पेक्ट हमको करना चाहिए, घर को सपोर्ट करना चाहिए। और शादी विवाह करके सिर्फ ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। मैं बहुत शादी विवाह के जो विदाई गीत है, मुझे कोई अगर गीत देता है तो मुझे गाना को पसंद, मेरी जो पर्सनैलिटी है, मैं बहुत मतलब वो गीतों में अगर ये है कि भैया हो, रक्षाबंधन आया, भैया मेरे रक्षा कर, मतलब बिलाप करती हुई एक बेचारी लड़की को मैं गाना नहीं चाहती। मैं बोलती हूँ कि आप इस बार रक्षाबंधन अगर आया है, इस पे ये लिखिए कि सही मायनों में तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी डिग्री, तुम अगर फाइनेंशियली अपने ऊपर स्टेबल हो पाते हो, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी रक्षा है। भाई तो है, भाई से भी, लेकिन रक्षा आज के डेट में
तुम्हारी शिक्षा है। शिक्षा। तो मैं अगर रक्षाबंधन में गीत गाऊंगी तो शिक्षा को भाई बना के गाऊंगी। नहीं, आपका पॉइंट सही है। अच्छा, पहले के संगीत में अब के संगीत में आप कितना अंतर मानती है? पहले का संगीत कानों को बहुत अच्छा लगता था, अब के संगीत शोर लगता है, उसमें एक अंतर। ये लास्ट सवाल है। नहीं, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्योंकि आप महिला है और आप भी संघर्ष करते हुए पहुंची होगी, तो वो बहुत कुछ बात होती है जो आप मुझे नहीं बोल रहे, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी कहानी है। मैं समझ रही हूँ, फिर भी कहानी है। मैंने हम कहीं पहली बार में ही ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पूछा आपने कि पहले के गीत और अब के? पहले के गीत कर्णप्रिय लगते थे, अभी के गीत शोर लगते हैं। तो शोर तो आबो हवा में है। अभी समय जो काल है, बोलते हैं कि हमारे कलयुग के में भी भाटी युग सब चल रहा है, तो वो सब भी गलत नहीं है। तो समय के हिसाब से वो दिखेगा, झलकेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत मुझे हाल फिलहाल में अरिजीत सिंह का एक गाना, कितना टफ सॉन्ग है, कितना अच्छा से गाया, बहुत सुकून देता हुआ, तुझे याद कर लिया है, मुझे बहुत पसंद है वो गीत। बहुत सूदिंग है। और इस तरह से बहुत सारे गाने हैं बॉलीवुड में भी और हमारे यहाँ भी, क्योंकि लोक गायन अभी भी जिंदा है। रीजनल म्यूजिक में ये अच्छी बात है, भोजपुरी में ये अच्छी बात है, अभी भी लोग कजरी सुनना चाहते हैं। छठ में आप जब गाएंगे, जब मैं छठ गाती हूँ तो ऐसा लगता है मैं अपने अंदर से बात कर रही हूँ, बाहर नहीं। बाहर क्या हो रहा है पता नहीं, अंदर मैं उस सूर्य को अंदर पा रही हूँ कि नहीं। तो मैं समझती हूँ वो अभी भी जिंदा है। हाँ, करने की ज़रूरत है। हम लोगों को और एग्रेसिवली अभी काम करना हो। हम लोगों का भी मेरा भी एक ड्रॉबैक रहा, मैं ये मानती हूँ कि पिछले 10-5 सालों में मैं मतलब थोड़ी इनएक्टिव भी रही, मतलब कार्यक्रम में ज़्यादा ध्यान दिया और प्रोडक्शन में नए गीतों को लाने में। आई थिंक जब वो जैसे भिखारी ठाकुर को हथौड़ा, मतलब उस प्रोजेक्ट को हथौड़ा मार मार के हर जगह हम लोग पुश करते थे, प्रमोट करते। आप नहीं सुनना चाहते, सुनना पड़ेगा। मेरा अगर आप गणेश के पापा सुनना चाह रहे हैं, आपको भिखारी ठाकुर का एक सुनना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक तो बिहार दिवस में मुंबई में हुटिंग हो गया। मतलब बिहार दिवस मतलब मेरे लिए बिहार की जन्म, मतलब बर्थडे ऑफ बिहार। और वहाँ मैं अपने प्रसिद्ध गीत को नहीं गा के भिखारी ठाकुर गा रही थी। लोगों ने एक सुना, दूसरा सुना, तीसरा में मैं हल्ला करने लगे सब लोग। फिर भी मैं नहीं गाई, अपने प्रसिद्ध गीत को छोड़ा, नहीं गाई, मैं निकल गई स्टेज से गुस्सा हो गया। तो ये सब भी मोमेंट आया। तो हम लोगों को और एग्रेसिवली काम करना होगा। जिनको ये शिकायत है कि सूदिंग गाने कम हो गए हैं, मीठा गाना कम हो गया है, तो तमाम मीठे गाने वाले आर्टिस्टों को आगे आना पड़ेगा। एक आपकी पसंद का एक सॉन्ग जैसे जनता के लिए हमारे चैनल के माध्यम से। मेरा पसंदीदा गीत, मुझे ऐसे कोई बोलता है अचानक से याद नहीं आता, बहुत सारे गीत हैं। जो आपके जहन में हो, याद करो जो आपको। थोड़ी देर पहले मैं गाई थी, मतलब मुझे वो गाना पसंद है। एक मिनट, जो बन कईनी रउआ सैया बाउर बाटे, कौन गलती के सजाई राउर बाटे। ये कंपोजिशन वाइज मुझे पसंद है। उससे गजल की एक कंपोजिशन है कि लोर आँखियों से अब ना रुके जी, काहे खाती भैनी कठ करे जी, किए जिए गो खबरियों तबे जी। एक गांव की महिला की है और पलायन से हमेशा ग्रसित रहा है। पति पत्नी अगर है तो हमेशा बिहार में, पूर्वांचल में एक बिछड़ाव की भाव तो है। वो आए भी हैं तो एक हफ्ता के लिए आए हैं, फिर चले जाएंगे 1 साल के लिए। ये जो बात है, ये हमेशा स्ट्रांग रहा है इमोशनली। और ये कंपोजिशन वाइज मुझे शब्द बहुत अच्छा लगा। बाकी जो दायित्व है करना चाहिए, जो मैं बात कर रही हूँ उस हिसाब से बिहार भाषा, भोजपुरी भाषा आंदोलन गीत भी एक हमने तैयार किया है और वो अभी आएगा, उस पर अभी शूट होगा। और महेंद्र मिश्र जी की जो रचना है, पूर्वी गायन जो है, उन रचनाओं को लार्ज स्केल पे मैं परिकल्पना कर रही हूँ और इसमें बहुत बजट की आवश्यकता होती है और मैं बहुत बार अकेली पड़ जाती हूँ। जैसे जो हम शोज करें, कार्यक्रम करें, उससे जो मिला हुआ पैसा है, उसी पैसे को फिर वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ता है। मेरे पीछे कोई फाइनेंशियल कंपनी या ऐसा नहीं है,
तो लेकिन सपना बहुत बड़ा है। सो वो पूर्वी का एक प्रोजेक्ट आएगा। सामने मेरे पास पैर नहीं है ना, नहीं मैं बहुत कुछ गा सकती हूँ, मतलब मेरा शब्द ये हो जाता है। आपका जो सपना है वो हमारे चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आप उसमें सक्सेस हो।